यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लेक्चर नंबर 1। चलो फिर थोड़ा सा एक ब्रीफ दे देता हूँ मैं। अभी ये तुम्हारे को नरेंद्र कहाँ है, रामनिवास कहाँ है? सारा समझ लेते हैं आराम से। पहले जनरल बात क्या है। पहला आर्टिकल है केपलर्स लॉ। बहुत सारे साइंटिस्टों ने इससे पहले भी काम किया था, लेकिन जो कंक्लूसिव पार्ट दिया था वो केपलर ने दिया था। प्लैनेट्स जो घूमते हैं ना, प्लैनेट्स का जो मोशन होता है उसके बारे में बात चल रही है। केपलर्स का जो लॉ है वो प्लैनेट्स के मोशन के बारे में बात चल रही है कि भाई प्लैनेट्स घूमते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, बैठते हैं, खाते पीते क्या करते हैं, जो है वो सब केपलर ने बताया था। तो फाइनल जो बात मानी गई थी वो केपलर की मानी गई थी। केपलर से पहले बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस पर काम किया था। कुछ लोग ये बोलते थे कि यूनिवर्स के सेंटर पे अर्थ है, कुछ लोग बोलते थे कि यूनिवर्स के सेंटर पे सन है, ऐसे कई सारे थे। वो हमारे को बस मैं आपको नोट करा दूंगा, अपने को वो काम की नहीं है, मतलब बस बता ही दे रहे हैं, इतना ही है, बस काम का नहीं है ना। क्वेश्चन इसको स्कूल वाले पूछे तो पूछ रहे, बाकी जेई नीट में तो कभी मतलब नहीं है, उनका सिलेबस में ही नहीं है बेसिकली। लेकिन आपकी जिज्ञासा, बस आपको उन सवालों के जवाब दिए जाएंगे। जैसे इनसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कोपरनिकस निकोलस, ऐसे कई सारे थे, आर्यभट्ट, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग थ्योरी दी थी, लेकिन वो सब फेल हो गई। केपलर की बात मानी गई थी, ठीक है ना। केपलर ने अपनी स्टडी में ये बातें पता लगाई थी कि प्लैनेट्स कैसे वो करते हैं। तो उसने 3 लॉ दिए थे, एक फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ, ठीक है। पहले लॉ में इसने बताया कि जितने भी प्लैनेट्स होते हैं ये सन के चारों ओर इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में चक्कर लगाते हैं। जितने भी प्लैनेट्स होते हैं ये सन के चारों ओर इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में चक्कर लगाते हैं। ऐसा नहीं, गोल नहीं, सर्कुलर पाथ नहीं, इलिप्टिकल ऐसे चक्कर लगाते हैं। तो इलिप्स में क्या होता है, 2 सेंटर होते हैं, 2 फोकस होते हैं, ठीक है ना। 2 सर्किल से मिला के एक इलिप्स बनता है, तो 2 सेंटर होते हैं। तो इलिप्स में ऐसे इलिप्टिकल पाथ पे चक्कर लगाते हैं प्लैनेट्स। इसने कहा कि जो यूनिवर्स के सेंटर पे है सन, और सन के चारों ओर प्लैनेट्स घूमते हैं इलिप्टिकल पाथ में। ये इनका पहला लॉ था, फर्स्ट लॉ। समझ में आई बात कि भाई जितने भी प्लैनेट्स हैं ये सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और कैसे पाथ पे लगाते हैं, इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में। दूसरा लॉ इन्होंने बताया था कि अगर आप कोई लाइन देखो ऐसे, अभी डिटेल नहीं बता रहा, अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ मैं। इन्होंने कहा जैसे ये इलिप्स हो गया, ये इसका एक फोकस, ये इसका एक फोकस। तो उसने कहा कि अगर किसी पर्टिकुलर टाइम में कोई एक टाइम फिक्स कर लो, तो मान लो कोई प्लैनेट यहाँ से यहाँ आया, और उतने ही पर्टिकुलर टाइम में फिर वो प्लैनेट यहाँ से यहाँ पहुँचा, उतने ही पर्टिकुलर टाइम में। तो उन्होंने कहा ये जो एरिया होगा ना, ये एरिया इक्वल टाइम में, ये एरिया और ये वाला एरिया, 2 अलग अलग पोजीशंस पे ये एरिया सेम रहता है। ये एरिया क्या होगा, सेम रहता है। ये दूसरा लॉ बताया था। तीसरा लॉ बताया था इन्होंने कि जो इसका प्लैनेट का सन के चारों ओर चक्कर लगाने में, जो एक चक्कर लगाने में जो टाइम लगता है, उसे बोलते हैं टाइम पीरियड। ये टाइम पीरियड मीन रेडियस की ये रिलेशन होती है। टाइम पीरियड और मीन रेडियस में ये रिलेशन होता है, T² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R³। ऐसे करके इसने 3 लॉ बताए। उन तीनों लॉज को हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब चूंकि ये लॉ हमारे उस पर स्कूल वाले सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना, तो आप जैसा कहोगे अभी पढ़ाना तो अभी पढ़ा देंगे, या फिर इनको ख़त्म कराने के बाद पढ़ाना हो तो इनको ख़त्म करने के बाद पढ़ा देंगे, अभी जैसे कहोगे वैसे, ठीक है ना। इसके बाद आया न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। वो कहानी वानी सब आपको पता ही होगी कि न्यूटन फालतू था, देश में महामारी फैल गई थी, तो वो कहीं दूर जाके छुप गया था, पेड़ के नीचे बैठा था, सेब गिरा, 50 बातें हुई। तो अगर वो तुम्हारे मतलब की नहीं है एक्चुअल में। उस समय जैसे अभी कोरोना महामारी फैली ना, उस समय महामारी फैल गई थी, तो यूनिवर्सिटी बंद हो गई थी, पढ़ाई लिखाई से काम बंद हो गया था इनका, तो फालतू बैठे हुए थे, पेड़ के नीचे सो रहे थे, हैं
ऑनलाइन क्लासेस बंद थी, तो सब बंद हो गया था, बहुत लोग मारे गए थे, तो ये दूर कहीं भाग गए थे, छुप गए थे जंगल वंगल में, तो पेड़ के नीचे सो रहे थे, तब का वाक़या। ऐसा बोलते हैं, इस बात का कहीं भी प्रूफ नहीं है, लेकिन ऐसा बोलते हैं बच्चों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। तो इन्होंने क्या किया कि एक न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया। छोटी छोटी बातों में समझना, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, कुछ भी नहीं है भाई। तो केपलर लॉ क्या है, सारे प्लैनेट गोल गोल नहीं टेढ़े घूमते हैं। दूसरा, कोई लाइन अगर हम उसके प्लैनेट को अगर हम सन से मिलाने वाली जो लाइन है वो इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वैप करती है। और तीसरा, टाइम पीरियड का स्क्वायर मीन रेडियस की थर्ड पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये 3 लॉ थे इनके, ठीक है ना। फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो न्यूटन साहब बताएं, हमें ये बताएंगे कि दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ जिनमें मासेज हैं, जिनमें क्या है, मासेज, इन दोनों के बीच में क्या है, एक फोर्स लगता है अट्रैक्शन का, जिसका नाम इन्होंने दिया ग्रेविटेशनल फोर्स। इन्होंने बताया ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, कोई भी 2 बॉडी जिनके बीच में मास है, तो वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। जैसे ये पंखा मुझे अपनी तरफ खींच रहा है, मैं इस पंखे को अपनी तरफ खींच रहा हूँ, तो हमारे बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब बात ये आती है कि सर अब पंखा तुम्हें खींच रहा है तो चिपक जाओ पंखे से जाके, पंखा नीचे क्यों नहीं आ रहा। हर चीज़, ये कैमरा मुझे खींच रहा है, मैं इस कैमरे को खींच रहा हूँ, ये दीवार मुझे खींच रही है, मैं इस दीवार को खींच रहा हूँ। लेकिन बात है सर खींच रही है, झूठ बोल रहे हो अब तो साफ साफ सारे बच्चों के सामने है। हाँ, फोर्स क्या है, वो बहुत वीक है। वो फोर्स कैसा है, वीक फोर्स है। मतलब एक होता है वीक और बहुत वीक फोर्स है। तो उन्होंने पता लगाया कि भाई ये जो फोर्स है, ये 2 बॉडी, अगर कोई भी 2 बॉडी होंगी, किसी भी डिस्टेंस पर रखिए, मान लो इन्फिनाइट को छोड़ के किसी भी डिस्टेंस पर रखिए, इनके बीच में r डिस्टेंस है, एक बॉडी का मास m1 है, एक बॉडी का मास m2 है, तो उनके बीच में एक फोर्स लगेगा, उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ये फोर्स दोनों के मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और दोनों के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ऐसा इन्होंने बोला, ऐसा इन्होंने बताया। इसको नाम दिया गया न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये स्टेटमेंट कहलाता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अगर मैं आपको बोलूँ कि बेटा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लिख के बताओ, तो आप ये लिखोगे, वर्ड्स के बजाय आप ऐसे ही एक्सप्रेशन से बताओ, तो ये है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कि एनी 2 बॉडीज विच आर प्लेस्ड एट ए सम डिस्टेंस अपार्ट, दे अट्रैक्टेड each other by a gravitational force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them। मैं और नरेंद्र अगर हम यहाँ पर बैठे हैं, तो नरेंद्र मुझे अपनी तरफ किसी फोर्स से खींच रहा है, मैं नरेंद्र को अपनी तरफ किसी फोर्स से खींच रहा हूँ, और इस फोर्स का मैग्नीट्यूड, कि ये फोर्स कितना स्ट्रॉन्ग है, ये हम दोनों के मासेस के प्रोडक्ट के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि m1 m2 जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा फोर्स होगा, और डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि डिस्टेंस बढ़ जाएगी तो फोर्स कम हो जाएगा। लॉन्ग रेंज फोर्स होता है, बहुत बड़ी बड़ी डिस्टेंसेस तक काम करता है। धरती पे बैठा हुआ आदमी चंद्रमा को खींचता है, अर्थ और सन के बीच में फोर्स लगता है। ये कौन सा फोर्स होता है बेटा, ग्रेविटेशन, गुरुत्व आकर्षण। कौन सा फोर्स, गुरुत्व आकर्षण, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये इन्होंने लॉ दिया था। तो बस इसी लॉ की हम आगे क्या पढ़ेंगे बेटा, एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। इतना न्यूटन साहब ने दे दिया था। फिर थे एक कैवेंडिश नाम के, अब इसके ना ग्रेविटेशनल फोर्स की प्रॉपर्टीज़ वगैरह, ये सेंट्रल फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है, ये 50 तरह की बातें हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। हेनरी कैवेंडिश ने क्या किया कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाओ, किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करवाओ। तो हेनरी कैवेंडिश नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये कांस्टेंट टर्म दिया, कैपिटल जी। नहीं, न्यूटन ने दिया था, हेनरी कैवेंडिश। टॉर्सन बैलेंस एक्सपेरिमेंट से मेडिकल में क्वेश्चन पूछा गया ये, और तुम्हारी IEEE में भी पूछा गया है कि इसको नाम है, इसका नाम है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसको यूनिवर्सल इसलिए बोला जाता है बेटा, हर परिस्थिति में, हर टेम्परेचर पे, हर जगह, आज या कल, आज से 1000 साल पहले, आज से 1000 साल बाद, इसकी जो वैल्यू होगी वो हमेशा इतनी ही रहेगी, जो ना टेम्परेचर पे डिपेंड करती, ना प्लेस पे डिपेंड करती, ना टाइम पे डिपेंड करती। समझ में आई बात? इसलिए क्या कहलाता है ये यूनिवर्सल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये इसकी वैल्यू होती है। ये वैल्यू कम है कि बहुत कम है, या बहुत ज़्यादा है?
बहुत ही कम है। मतलब एक तो होता है कम, एक होता है बहुत कम, और एक होता है बहुत, ये वो है, ऐसा है। तो इसलिए अब ये इसमें जब मल्टीप्लाई होता है ना, तो इसकी वजह से जो नेट फोर्स निकल के आता है उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, बहुत कम। तो मेरे और पंखे के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उसकी मैग्नीट्यूड उसका बहुत कम है, इसलिए हम दोनों एक दूसरे के फोर्स को महसूस नहीं कर पा रहे। समझ में आई बात करते हो? हाँ, तो ये ये हो गया न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। बेसिक बात समझ में नहीं, अब इसमें क्या पढ़ेंगे, अब इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, 50 तरह की बातें करेंगे, फिर सवाल करेंगे, भैया इसके बीच में फोर्स बताओ, ऐसा हो जाए तो कितना फोर्स, वैसा हो गया तो कितना फोर्स, ये सब बातें। थर्ड है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन, ग्रेविटी मतलब माँ, ग्रेविटी मतलब माँ, कौन सी माँ, धरती माँ। धरती माता की वजह से जो एक्सेलरेशन होता है उसे बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। धरती माता के लिए जैसे एक माँ के लिए सारे बच्चे समान होते हैं, ऐसे धरती माता के लिए भी सभी बच्चे समान होते हैं, चाहे किसी का मास ज़्यादा हो चाहे किसी का मास कम हो। धरती माता क्या करती है बेटा, कोई भी बॉडी जब ऊपर जाती है तो उसकी स्पीड 1 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड कम कर देती है। बात समझ आ रही है? जैसे मैंने कोई बॉडी 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर फेंकी, तो धरती माता क्या करेगी, हर 1 सेकंड में उसकी स्पीड कितनी कम करेगी, 10 मीटर पर सेकंड। तो जब हम ऊपर फेंकेंगे तो 1 सेकंड मतलब एक मोमेंट के लिए रुकेगी, बॉडी वापस आएगी, तो वो कितनी देर बाद रुक जाएगी, 5 सेकंड बाद। क्योंकि धरती माता क्या कहेगी, 10 मीटर पर सेकंड कम करने के लिए 1 सेकंड, 50 मीटर पर सेकंड कम करने के लिए 5 सेकंड। ये धरती माँ का काम होता है। ऊपर जाती हुई बॉडी की स्पीड 1 सेकंड में कितना कम करती है, 10 मीटर पर सेकंड, और नीचे आती हुई बॉडी की स्पीड 1 सेकंड में कितना बढ़ा देती है, 10 मीटर पर सेकंड। तो किसी बॉडी को हमने ऊपर से गिराया, उसको नीचे पहुंचने में 5 सेकंड लगे, तो कितनी स्पीड से धरती से टकराएगी, 50। क्यों बोलो? अब किसी बॉडी को हमने 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर फेंका, तो कितनी देर बाद वो हमारे हाथ में आ जाएगी, 10 सेकंड बाद। 5 सेकंड रुकने के, 5 सेकंड आने के, बोलो। तो ये होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बेसिकली। अब इसमें हम पढ़ेंगे कि वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू अर्थ पे हर पॉइंट हर जगह सेम होती है? तो उसका आंसर आएगा नहीं, क्योंकि हमारी अर्थ कैसी है बेटा, स्फेरिकल नहीं है, हमारी अर्थ पोल्स पे चपटी है। तो हर जगह पे क्या होता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यूज़ कैसे कैसे चेंज होती है। इक्वेटर पे कुछ और होती है, पोल्स पे कुछ और होती है, घूमने की वजह से कुछ और कम हो जाती है। ऐसे 50 तरह की बातें होती हैं, या 3-4 तरह की बातें होती हैं, 4 तरह की बातें पढ़ेंगे कि जैसे पोल्स पे मैं अभी बता देता हूँ तुम्हें कि पोल्स पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू मैक्सिमम होती है, इक्वेटर पे मिनिमम होती है। ठीक है, एक तो पोल्स और इक्वेटर पे जाने से चेंज होते हैं। दूसरा, अगर हम अर्थ से जैसे से ऊपर चलते चले जाएंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की माँ का प्यार कम हो जाएगा, अगर बच्चा बहुत दूर चला जाता है तो, ठीक है ना। और जब इन्फिनिटी पे पहुँच जाएगा तो 0। समझ में आई? तो हाइट के ऊपर चलेंगे तो जी की वैल्यू कम होगी, धरती के नीचे घुस जाएंगे तो जी की वैल्यू कम होगी, पोल्स पे चले जाएंगे तो बढ़ जाएगी, इक्वेटर पे आ जाएंगे तो कम हो जाएगी, अर्थ और तेज घूमने लगेगी तो कम हो जाएगी। तो जी की वैल्यू कैसे कैसे कम हो सकती है? इक्वेटर पे जाने से, अर्थ को और तेज घुमाने से, अर्थ के अंदर जाने से, और सरफेस से ऊपर जाने पे। अब 10, 20, 50, 100 मीटर तक में कोई अंतर नहीं आता है। यही तो बातें हैं, यही तो बात है कि यार अंदर जाके तो कम होनी चाहिए, वो बढ़नी चाहिए, फिर क्यों कम हो रही है? गलत पढ़ा था, उसको काट दो अभी। हाँ जी, फ़ोन करके बोल देना वैसे ही। इट इज़ मैक्सिमम एट द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड एट द पोल्स। मैक्सिमम होती है पोल्स पर, अर्थ की सरफेस पे। अर्थ के नीचे गए तो कम होगी, अर्थ की सरफेस से ऊपर गए तो कम होगी। आपको जो पढ़ाया गया होगा बेटा, वो ये नहीं पढ़ाया गया होगा कि नीचे जाने से बढ़ती है, कन्फ्यूज़न होगा। अगर पढ़ाया गया तो गलत है फिर। इट इज़ मैक्सिमम, वैल्यू ऑफ जी इज मैक्सिमम एट द पोल्स, एट द सरफेस ऑफ अर्थ। जमीन के अंदर जाओगे कम हो जाएगी, ठीक है ना। नहीं आई बात समझ में? अच्छा ऐसे समझो,
अब तो पूरी की पूरी अर्थ खींच रही है, ये कोई आदमी खड़ा हुआ है अर्थ की सरफेस पे, अब तो पूरी की पूरी अर्थ खींच रही है, एक ही तरफ खींच रही है। अब मान लें ये आदमी अर्थ के अंदर चला गया यहाँ, तो अब क्या होगा, इतना हिस्सा जो होगा वो नीचे खींच रहा होगा और इतना हिस्सा ऊपर भी तो खींचेगा वो अर्थ का। क्यों जी बोलो, पहले तो सारी कायनात इसको नीचे लाने में लग गई थी, अब कायनात में से कुछ नीचे बुला रहे हैं, कुछ ऊपर बुला रहे हैं। बोलो, नहीं आई बात समझ में? हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, हाँ, तो वेरिएशन जी में हम 4-5 तरीके से पढ़ेंगे। एक, धरती के नीचे घुसने से कितना चेंज होता है, एक धरती के सरफेस से ऊपर हाइट पे जाने से कितना चेंज होता है, एक पोल्स पे जाएंगे तो क्या चेंज होगा, इक्वेटर पे आएंगे तो क्या चेंज होगा। किसी भी अर्थ में हम अपनी अर्थ में कहीं भी किसी भी पॉइंट पर जाएंगे तो हम वहाँ जी की वैल्यू कैसे निकालेंगे ये सीखेंगे, और अर्थ के रोटेशन से जी की वैल्यू पर क्या फ़र्क पड़ता है, अर्थ के रोटेशन से जी की वैल्यू पर क्या फ़र्क पड़ता है। अच्छा, जी की वैल्यू पर फ़र्क पड़ा तो हमारे वजन पर फ़र्क पड़ेगा, सीधी सीधी बात है। अगर जी की वैल्यू पर फ़र्क पड़ेगा तो हमारे वजन पर फ़र्क पड़ेगा। हमारा वजन क्या होता है बेटा, जितने फोर्स से अर्थ हमें खींचती है और फिर जो फोर्स हम लगाते हैं सरफेस पे और वो उसका हमें जो नॉर्मल रिएक्शन मिलता है, तो हमारा वेट जी पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसलिए हमारा पढ़ना इसको ज़रूरी है कि हमारा वेट कहाँ बढ़ेगा। ठीक है ना, तो हमें क्या क्या चीज़ें पता करनी होंगी, धरती के अंदर, धरती के ऊपर, पोल्स पे, इक्वेटर पे, और घूमने की वजह से क्या फ़र्क पड़ता है जी की वैल्यू में। ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम इस आर्टिकल में, जिसका नाम है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और बिना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के आगे का आप कुछ भी नहीं पढ़ सकते हो। ठीक है, लेकिन हमारे सिलेबस में से ये दोनों टॉपिक कट कर दिए गए स्कूल वाले टॉपिक में से। ठीक है, अगला आर्टिकल हम पढ़ेंगे बेटा इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, जैसे मुझे किसी भी पॉइंट पे इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड निकालनी है, मान लो अर्थ की निकालनी है, तो अपन क्या करते हैं उसके लिए कि 1 किलोग्राम की बॉडी रखी और उस पर फोर्स कैलकुलेट कर लिया कि कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। जैसे मान लो कि ये कोई मास है, ये कोई मास है, अब इसकी आपको इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड निकालनी है। अब ये मास अर्थ भी हो सकती है, ये सन भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। अब इसकी वजह से इस पॉइंट पर इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है। यानी कि हर मास क्या करता है, अपने चारों ओर एक फील्ड पैदा करता है, अपनी चारों क्या करता है, एक फील्ड पैदा करता है। तो जिसमें उस तरह की दूसरी कोई चीज़ आती है तो उस पर वो फोर्स लगाता है, जिसका नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। देखो 2-3 लोग होते हैं, मैं तुम्हें बताऊँ, एक होता है चार्ज, एक होता है मास, और एक होता है मैग्नेट। ठीक है ना, ये अपने आसपास फील्ड पैदा करते हैं। जैसे चार्ज अपने आसपास एक फील्ड पैदा करता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब उस एरिया में अगर हम कोई दूसरा चार्ज लेके आएंगे तो ये इस पर अट्रैक्शन या रिपल्शन का फोर्स लगा देगा। ऐसे ही मास अपने आसपास एक ग्रेविटेशनल फील्ड पैदा करता है, तो इसमें जब भी कोई दूसरा मास उसमें आएगा तो इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा देगा अट्रैक्शन का। ऐसे ही मैग्नेट्स में होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, है ना, जैसे चार्ज होता है ना प्लस माइनस, ऐसे ही नॉर्थ पोल साउथ पोल होते हैं मैग्नेट में। तो उसमें भी क्या होता है कि आसपास वो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर देते हैं, कोई भी मैग्नेट आएगा उसमें तो उस पर क्या करा देंगे, फोर्स लगा देंगे। ठीक है, तो इसका मुझे इस पॉइंट पर अगर इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड की, इधर देखो, इस मास की हमें इस पॉइंट पर अगर ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है, तीव्रता कि कितना इंटेंस है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 kg की बॉडी रखेंगे। ठीक है, और इस पर देखेंगे कि कितना फोर्स लग रहा है। इस पर हम देखेंगे, इस पॉइंट में यहाँ पे 1 kg की बॉडी रखी और फिर देखा कि इस पर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगा, इसकी वजह से वो क्या कहलाएगा, इस पॉइंट पर इस मास की वजह से इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। बात समझ में आई? तो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड को बोल सकते हैं द ग्रेविटेशनल फील्ड पर यूनिट ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास। बोलो, अरे बताओ ना यार। इसमें कुछ बातें हम पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे इसमें। फिर आएगा हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि जितना भी हम काम ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट जो हम वर्क करते हैं वो वर्क किसकी फॉर्म में स्टोर हो जाता है बेटा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की। जैसे मैं समझाऊँ तुम्हें, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। मान लो तुम अर्थ हो, मान लो तुम क्या हो, अर्थ। तुम क्या चारों लगा रहे हो, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हो। जहाँ तक तुम ग्रेविटेशनल फोर्स लगा पा रहे हो, पार्टिकल्स कोई भी मास महसूस कर रहा है, वो तुम्हारा क्या कहलाएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड। अब मैं ऐसी जगह चला गया जहाँ पर तुम्हारे ग्रेविटेशनल
इफेक्ट हो ही नहीं रहा, कोई ग्रेविटेशनल फोर्स लग ही नहीं रहा। अब वहाँ से मैं 1 किलोग्राम की बॉडी लेके आया, 1 kg की बॉडी, ठीक है, और बड़े उसको आहिस्ते आहिस्ते बिना स्पीड बढ़े हुए धीरे धीरे अर्थ में किसी पॉइंट तक ले आया मैं, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर, ऐसे समझना ये अर्थ है और ये अर्थ का क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड। अब 1 kg की बॉडी को मैं इनफाइनाइट से, इनफाइनाइट मतलब वो जगह जहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड ज़ीरो है नहीं, इनफाइनाइट से अगर हम 1 kg की बॉडी को ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी पॉइंट तक लाएंगे तो जो हमें वर्क करना पड़ेगा वो कहलाएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल 1 kg की बॉडी के लिए। समझ में आई बात, बोलो। जैसे और अगर हम m kg की बॉडी लेके आएँ, 1 kg के बजाय यहाँ पे हम क्या करेंगे, m kg की बॉडी लेके आएँ, तब यहाँ तक लाने में जो वर्क करना पड़ेगा उसे हम कहेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। बात समझ में आई? तो ये सब पढ़ेंगे हम इसके बारे में, ठीक है। 2-3 तरीके से पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को। इसके बाद हम आएंगे एस्केप वेलोसिटी पर। इसके बाद हमारा टॉपिक शुरू होगा एस्केप वेलोसिटी। हम किसी भी पार्टिकल को कितनी वेलोसिटी दे दें कि वो धरती छोड़ के चला जाए। भाई जैसे हमने ऐसे फेंका इसको, लौट के आ गया, किसने रोका, अर्थ ने। और तेज फेंका तो और दूर तक जाएगा। तो क्या ऐसी संभावना है कि अगर हम ज़्यादा वेलोसिटी दे दें तो हो सकता है वो ऐसे रीजन में पहुंच जाए जहां पर अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स काम ही नहीं करता हो, जहां पर अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स काम ही नहीं करता हो। तो अगर किसी पार्टिकल को हम इतनी वेलोसिटी दे दें अर्थ पर कि वो धरती को छोड़ के चला जाए, वापस लौट के ना आए, तो उस वेलोसिटी को हम बोलते हैं बच्चों एस्केप वेलोसिटी। उसे क्या बोलते हैं, एस्केप वेलोसिटी, जो होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड अर्थ की सरफेस पर। इसीलिए जो मून है ना, मून पे जो पार्टिकल्स होते हैं एयर के, जो एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स होते हैं, उनकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि मून पर एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू होती है कम, तो कम वेलोसिटी पर ही एटमॉस्फेयर उसको छोड़ के चला जाता है। इसलिए मून पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, ठीक है ना। ये हम पढ़ेंगे बेटा एस्केप वेलोसिटी में, यानी कि अगर मैं इस पेन को 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से ज़्यादा से फेंक दूं अगर मैं, तो ये पेन कभी भी लौट के धरती पर वापस नहीं आएगा, ये अंतरिक्ष में चला जाएगा। है मेरे संग में नहीं फेंक पाऊँगा 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, एक सेकंड में 11 किलोमीटर, यानी कि यहाँ से एक सेकंड में ये मान के चलो, यहाँ से टाउनशिप या बाद एक सेकंड में इसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा मोशन ऑफ सैटेलाइट्स। मोशन ऑफ सैटेलाइट्स, जो लोग सन के चारों ओर घूमते हैं उन्हें कहते हैं प्लैनेट्स, और जो प्लैनेट्स के चारों ओर घूमते हैं उन्हें कहते हैं सैटेलाइट्स। सैटेलाइट्स दो तरह के होते हैं, एक आर्टिफिशियल और एक नेचुरल। जैसे मून इज़ द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ, है ना, और बाकी आर्टिफिशियल सैटेलाइट वही हैं, हम ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मोस जितने भी हम भेजते रहते हैं अपने, वो सब क्या है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। कितना बड़ा होता होगा आर्टिफिशियल सैटेलाइट, चंद्रमा के बराबर, धरती के बराबर, तो यूपी के बराबर, मथुरा के बराबर, मोहल्ले के बराबर, इतने बड़े होते हैं, इतने बड़े होते हैं, इतने बड़े। और क्या तो हम एक शहर को उड़ा दोगे आर्टिफिशियल सैटेलाइट छोटी इतनी बड़े होते हैं, 5 मीटर 6 मीटर इतनी होती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा मोशन ऑफ सैटेलाइट्स, सैटेलाइट्स कैसे हमारी अर्थ के चारों ओर घूमते हैं। मोशन ऑफ मून भी पढ़ेंगे हम ये भी पढ़ेंगे कि भाई जैसे चंद्रमास, भाई इंग्लिश में तो होता है कि भाई 30 दिन के बाद अगला महीना स्टार्ट होता है, इसमें बोलते हैं ना एकादशी, द्वादशी, चतुर्दशी, 11, तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम सब इसमें पढ़ेंगे। पूर्णमासी, अमावस्या क्योंकि जो वो होता है ना भाई, जैसे अर्थ अपनी एक्सिस पे 24 घंटे में घूम जाती है, ये मून अर्थ के चारों ओर घूमता है 27.3 डेज़ में, तो उसको एक लूनर मंथ बोलते हैं। तो जो चंद्रमा का जो हमारे घर में जो अंदाज़ा लगाते हैं ना, वो 27 दिन का होता है, 27.6 डेज़,
1 महीना हमारे हिंदी उसमें हिंदुस्तान में। तो जो घर पे मम्मी या दादी आपका जो अंदाज़ा लगाती है ना 11 और 14 और अमावस्या पूर्णिमा वो सब क्या होती है पूर्णमासी है अब है तो मैं क्या करूँ यार मैं नहीं वो मैं बता रहा हूँ इससे एप्लीकेशन हम एकादशी विकासी नहीं पढ़ा रहे। मैं एक बात बता रहा हूँ वो यहीं से निकाली जाती है। जैसे पूर्णमासी का मतलब हो गया कि भाई चंद्रमा जब पूरा दिखता है, अमावस्या जब चंद्रमा पूरी तरह से ढक जाता है, हमें जब चंद्रमा दिखाई नहीं देता उसको बोलते हैं अमावस्या। अमावस्या की रात को समझ में आई? ये है बेटा इस चैप्टर का कंटेंट। ठीक है, कल से इसको लिखाना शुरू करेंगे। ठीक है, इसका मतलब एक मोटा मोटा बेसिक आइडिया लग गया। हाँ जी नरेंद्र प्रसाद जी, आइडिया लग गया नहीं लग गया? नहीं है। चलो फिर आज नहीं है ना कल। अच्छा अब मैं क्या करूँगा ना, अब मैं आपको भेज दूंगा इसके नोट्स। ठीक है, अब आपको करना ये है कि मैं जैसे कल जो मैं पढ़ाऊँगा वो 1 2 3 4 5 6 7 पेज, आपको कल 7 पेज ये नोट करने हैं और 7 पेज पढ़ के आनी है पहले से। 7 पेज मैं क्यों कराऊँ प्रिंट, जरूरत क्या है? हाँ नहीं बेटा देख मैं नहीं दे रहा है नोट्स, मैं लिखाऊंगा क्लास में। मैं सिर्फ तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ कि तुम्हें ये चीज़ पढ़ के आनी है पहले। मैं मैं नोट हो गया, मैं यही नोट कराऊंगा। मैं आपको नोट्स भेज दूंगा, आपको ये चीज़ पढ़ के आनी है। ये 7 पेजेस आपको बेटा पढ़ के आने हैं। ठीक है ना, पहले आप पहले पढ़ के आओगे तो सिलेबस और अच्छे से कंप्लीट होगा। $60 पेजेस हैं, 60 पेजेस हैं। वो तब है जब मेंस लेवल पे पढ़ाए जाएंगे। नहीं स्कूल लेवल पे तो ये मुश्किल से ऐसे समझ लो कि 15 पेज, मुश्किल से 15-20 पेज मैक्सिमम। नहीं उसको फुल पढ़ाएंगे। ये करीब ऐसे मान के चलो 8 से 10 लेक्चर। दो हफ्ते लगेंगे। हाँ कहाँ से हट जाएंगे? हाँ अगले हफ्ते से हट जाएगी, नेक्स्ट वाले मंडे से हट जाएगी कन्फर्म ना। लेकिन ध्यान रखना 12th में इंग्लिश और पीएचई में ये लेट लतीफ़ी नहीं चलेगी। हाँ 12th में बोर्ड है। ठीक है फिर इसको ऑफ करो, ये मैं भेजूंगा इसको। हाँ मेरी क्लास